Another big good news for Indians. 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने मिलकर एक ऐतिहासिक निर्णय दिया। साल 2019 में सरकार द्वारा आर्टिकल 370 को हटाने वाले डिसीजन को सही ठहराया। बट वेट ओवर हियर, इस फैसले की किसी ने उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि साल 2014 में खुद सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 को चैलेंज करने वाली प्ली को एक्सेप्ट करने से तक इनकार कर दिया था। लेकिन आज 9 साल बाद सुप्रीम कोर्ट अपनी ही बात से आखिर क्यों मुकर गया। लेकिन इससे भी ज्यादा वियर्ड बात यह है कि जिन लोगों ने 2019 में गवर्नमेंट के खिलाफ आर्टिकल 370 को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस किया था, उन्होंने खुद फैसले के महज 4 महीने पहले ही इस केस से अपना नाम वापस ले लिया। आखिर क्यों? और रही बात वहां की जनता की, तो उनके सुर भी एकदम से बदल गए। आज वहां पर बुरहान वानी और जावेद मट्टू जैसे कश्मीरी टेररिस्ट के घर वाले प्राउडली हिंदुस्तान का झंडा फहरा रहे हैं और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये गा रहे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें इसकी, ये हिंदुस्तान हमारा। इतना स्टॉन्च चेंज आखिर कैसे? आखिर जम्मू एंड कश्मीर में ऐसा चल क्या रहा है कि वहां के लोग रातों रात अपनी रैडिकल सोच बदल रहे हैं? वेल, लेट्स फाइंड दिस आउट। लेकिन फ्रेंड्स, जैसे हमने पहले भी बात की थी, इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है, जिन 2 लोगों ने आर्टिकल 370 हटते ही सुप्रीम कोर्ट में सरकार के खिलाफ केस किया था, उन्हीं 2 केस के ओरिजिनल पिटिशनर्स ने सुनवाई शुरू होने के महज 4 महीने पहले ही 370 एब्रोगेशन केस से अपना नाम वापस हटा लिया। आखिर इन 4 महीनों में उनके साथ क्या हुआ? क्या वो किसी के दबाव में थे? चलो समझते हैं। इन कॉन्स्टिट्यूशन का इंडिया की पार्लियामेंट में जिस तरह से कंप्लीटली इलीगल प्रोसेस को फॉलो करके आर्टिकल 370 को हटाया गया। ये शब्द है आईएएस ऑफिसर शाह फैजल के, और ये है शीला रशीद जो आर्टिकल 370 एब्रोगेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह रही है। कॉन्स्टिट्यूशन के ही खिलाफ है, तो बात ये नहीं कि ये कश्मीरियों के खिलाफ है। इन दोनों ने 2019 में आर्टिकल 370 हटाने के बाद गवर्नमेंट के इस मूव को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। बट आज वही शीला रशीद और शाह फैजल आर्टिकल 370 हटाने के लिए पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं। वेल, इनका कहना है ये शायद एक हमारी चीज है जो हमें प्रोटेक्ट कर रही है, हमारी दवाई यही है, जबकि हमें नहीं पता था कि हमारा जहर ये। It resulted in progress, development, it has. हमारे जम्मू एंड कश्मीर में काफी डेवलपमेंट हो रहा है। अब ये जवाब अचानक से थोड़ा सा वियर्ड नहीं लगा? I mean, सिर्फ डेवलपमेंट ही इतना बड़ा ओपिनियन शेप करने वाला रीजन हो सकता है इनके लिए? मतलब क्या वाकई में जम्मू एंड कश्मीर में इस लेवल का डेवलपमेंट हो रहा है, या फिर ये जवाब उन्होंने किसी के प्रेशर में दिया? अब इसके पीछे की मिस्ट्री को समझने के लिए ना, हमने जम्मू एंड कश्मीर की डेवलपमेंट को 3 इंपॉर्टेंट फ्रंट्स पर क्वांटिफाई करने की कोशिश किया। पहला है इकोनॉमिकल, दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चरल और तीसरा है सोशल। चलो लेट्स स्टार्ट विद इकोनॉमी। तो नॉट सो सरप्राइजिंगली जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री का सबसे पहला फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपको पता है कब आया? वेल, आजादी के 77 इयर्स बाद, इसी साल मार्च 2023 में, और वो भी एक अरब देश दुबई के सबसे पॉपुलर ईमार ग्रुप से। वही ईमार ग्रुप जिन्होंने बुर्ज खलीफा जैसे एक आइकॉनिक स्ट्रक्चर को बनाया, वो अब जम्मू एंड कश्मीर में 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से एक मॉल बनाने वाले। अब ये यूनिक इसीलिए क्योंकि अंटिल 2019 जम्मू एंड कश्मीर में बाहर की कंपनीज तो छोड़ो, खुद इंडियंस भी वहां पर सेटल नहीं हो सकते थे। पर 370 के हटने से वहां पर 77 इयर्स में पहली बार एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ पाया है। सिर्फ यही नहीं, गवर्नमेंट ने देश के बड़े प्राइवेट रियल एस्टेट डेवलपर्स के साथ 18,300 करोड़ के डेवलपमेंटल इन्वेस्टमेंट्स भी रिसीव करना शुरू कर दिया है। इससे अब जल्दी हमें मुंबई, बैंगलोर जैसे मेट्रो सिटीज की तरह जम्मू एंड कश्मीर में भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देखने मिल सकता है, जहां पर ऑफ कोर्स आज एक भी मॉडर्न रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स नहीं है। कैन यू बिलीव दैट? इनफैक्ट रेजिडेंस की अगर बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में एक और एक काफी प्रॉब्लमैटिक रेजिडेंशियल लॉ भी था, रोशनी एक्ट। ये इकलौता ऐसा स्टेट था जहां इस रोशनी एक्ट के तहत अगर कोई सरकारी जगह पर इलीगल कब्जा कर लेता था तो जम्मू एंड कश्मीर सरकार उस इलीगल इमिग्रेंट से पैसे लेकर उसे लैंड की ओनरशिप तक ग्रांट कर देती थी। यानी कि वो इलीगल इमिग्रेंट इस एक्ट के वजह से लीगली भारत का सिटीजन बन जाता था। अब जाहिर सी बात है ये कितना बड़ा ब्लंडर था, वो भी जम्मू एंड कश्मीर जैसे होस्टाइल इलाके में। और कुछ ही साल पहले तो ये भी खबरें सामने आई थी कि जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट खुद इलीगल बांग्लादेशी रोहिंग्यास को वहां पर पैसे लेके बसा रही थी, और ऐसा करके उन्होंने अब तक 25,440 करोड़ का स्कैम किया है। यानी कि आज वहां पर 25,448 करोड़ की जमीन
जमीन कंप्लीटली इलीगल इमिग्रेंट्स द्वारा एंक्रोच्ड है। लेकिन आज 370 के हटाने के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर में 28,400 करोड़ इन्वेस्ट करके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी इंप्लीमेंट की है। इसके तहत वहां पर इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स डेवलप हो रहे हैं, जिसमें कई प्राइवेट प्लेयर्स ने ऑलरेडी अपने फैक्ट्री सेटअप भी कर दिए हैं, जिससे सरकार का ऐसा मानना है कि वहां पर एनुअली 10,000 जॉब्स क्रिएट होंगे। और क्रिएट होंगे तो छोड़ो, अभी प्रेजेंटली भी अगर देखें तो जम्मू एंड कश्मीर का जीएसडीपी 1,13,000 करोड़ रुपए से कुछ ही सालों में डबल यानी कि 2,27,000 करोड़ हो गया। इस ह्यूज इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पीछे जम्मू एंड कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का सबसे बड़ा हाथ है। पहले जम्मू में इस तरह के डेंजरस ब्रिजेस एकदम आम बात थी, रोड्स भी वहां पर कुछ ऐसे हुआ करते थे। पर 2019 के बाद वहां पर दुनिया का लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज, दुनिया का लॉन्गेस्ट हाईवे टनल, 25 नेशनल हाईवेज, 4 ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक रोड्स, जिससे आर्मी कभी भी कम से कम समय में बॉर्डर्स पे पहुंच पाए, और अकेले जम्मू रीजन में 3,885 किलोमीटर लेंथ के रोड्स बनाए गए। अब ये सारे रिफॉर्म्स ने डायरेक्टली वहां के इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने में मदद करना शुरू कर दिया, क्योंकि इससे हुआ ये कि वहां ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स यानी कि गुड्स और रॉ मटेरियल इजीली पहुंच पाए, जिससे वहां पर न्यूमरस फैक्ट्री सेटअप होने लगी और रोजगार बढ़ने लगा। अब रोड और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के अलावा आज कश्मीर में 30 सालों में पहली बार मूवी थिएटर्स भी ओपन हो रहे। एजुकेशन की अगर बात करें तो पहले एजुकेशन की ये हालत थी, मिलिटेंसी की वजह से 6-6 महीने स्कूल्स और कॉलेजेस बंद रहते थे। आतंकवाद जो था उससे तो हम लोग प्रभावित थे, क्योंकि एक वक्त था कि जब हम पढ़ना चाहते थे, यहाँ 6-6 महीने स्कूल बंद रहते थे। इवन आर्टिकल 370 हटाने से पहले वहां पर सिर्फ 3 मेडिकल कॉलेजेस थे, लेकिन आज वहीं पर 2 नए एम्स, 7 नए मेडिकल कॉलेजेस और 15 नर्सिंग कॉलेजेस बन गए हैं। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर में यूथ की हायर स्टडीज के लिए 49 नए डिग्री कॉलेजेस और साथ ही IIT और IIM भी ओपन किए गए हैं। सो मेरे कहने का मतलब बेसिकली ये है कि इसी डेवलपमेंट की वजह से आज आम कश्मीरियों का भी पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। वो कहावत आपने सुनी होगी, शो डोंट टेल, कश्मीर में बिल्कुल यही होते हुए दिख रहा है। आज कश्मीर में सिचुएशन इतनी ड्रास्टिकली बदल चुकी है कि हिजबुल मुजाहिदीन टेररिस्ट बुरहान वानी के पिताजी 15 अगस्त को इंडियन फ्लैग होइस्ट कर रहे थे। एक दूसरे हिजबुल टेररिस्ट जावेद मट्टू के भाई रईस मट्टू भी मिलिटेंसी ज्वाइन करने के बजाय सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गा रहे। इनके परिवार खुद ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 हटने के बाद घाटी में पहली बार इंसाफ हो रहा है। आज इंसाफ हो रहा है, आज किसी को बेगुनाह नहीं पकड़, पाकिस्तान से कुछ नहीं होगा। अब हालात क्लियर हो गए है, क्या हालात है, क्या वो बिगाड़ी मुल्क है पाकिस्तान, वो क्या देगा हम हिंदुस्तानी थे, है और रहेंगे। करंट जम्मू एंड कश्मीर डीजीपी दिलबाग सिंह जी ने बताया कि इस साल लिटरली सिर्फ 10 लोगों ने कश्मीरी मिलिटेंट्स को ज्वाइन किया है, जो कि पहले मिनिमम 200 हुआ करता था। अब इसमें एक बड़ा हाथ इंडियन आर्मी के रिहैबिलिटेशन पॉलिसी का भी था, जिसके तहत मिलिटेंसी ज्वाइन किए हुए कश्मीरी यूथ को भी मिलिट्री में लाया जा रहा है। उन्हें मंथली स्टाइपेंड, वोकेशनल ट्रेनिंग और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए लोन्स भी दिए जा रहे हैं। और रही बात बाकी के 29,925 आम कश्मीरी यूथ की, तो उन्हें तो आर्टिकल 370 के हटाने के बाद से जम्मू एंड कश्मीर में गवर्नमेंट जॉब्स पर मास लेवल पर रिक्रूट किया जा रहा है, जिस वजह से ही जो कश्मीर में टेररिज्म को सपोर्ट करते थे आज वो भारत के साथ है, क्योंकि उनको रोजगार मिल रहा है। और इसीलिए आज पहली बार आप देखेंगे हमारे कश्मीर से आरिफ खान और शीतल देवी जैसे प्लेयर्स एशियन पैरा गेम्स और ओलंपिक जैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर इंडिया को प्राउडली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, अब मुझे बताओ, क्या ये आज से पहले कभी हुआ है? अगर ये वीडियो का क्लिप आपको पसंद आया तो पूरी वीडियो चेक करना मत भूलना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।